चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ वेट। तो आज हमें पढ़ना है बोन एंड कार्टिलेज। अजय हासीजा क्लास में। चलो भाई आज हमें पढ़ना है बोन और कार्टिलेज। भाई सिंपल तरीके से सुनते जाएं, समझते जाएं और मुझे भी समझाते जाएं कि अगर मैंने ये लिया है बोन, ये उसकी एपिफाइसिस है, तो ये उसके ऊपर ये क्या लगी है, ये वाली कार्टिलेज। चलो, और ये बोन का ये वाला पोर्शन कौन सा है? ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप ये वाला पोर्शन कौन सा है, और ये वाला पोर्शन मुझे बताएंगे ये कौन सा है, रेड वाला। और आप मुझे हाँ भाई, रेड वाला पोर्शन कौन सा है? ये रेड वाला स्पंजी बोन। सही बताए हैं आप सब। अगर मैं यहां से अब एक टुकड़ा निकालूं कार्टिलेज का, और यहां से मैं एक टुकड़ा निकालूं बोन का, ये आपको मैं बना के दिखाता हूं टुकड़े। भाई पहले तो कार्टिलेज का टुकड़ा, आप कहेंगे सर ये ऊपर वाली कार्टिलेज की लेयर, इसे हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं, क्योंकि कार्टिलेज के सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट, कल हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज और बोन दोनों टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, और कार्टिलेज क्यों होती हैं कल हमने पढ़ा था। कॉन्ड्रियोसाइट, तो कॉन्ड्रियोसाइट ये कौन से, पेरिकोन्ड्रियम, ये लेयर बन गई। अब अगर बोन की मैं ऊपर वाली लेयर बनाऊं तो ये कहेंगे पेरीओस्टियम, को क्या कहेंगे? पेरीओस्टियम। चलो, ये हो गई पेरीओस्टियम और ये हो गई पेरिकोन्ड्रियम। ठीक है, अब आते हैं मास सेल पर। तो आप कहेंगे सर ये बोन के सेल हैं ओस्टियोसाइट, ये बोन के सेल हैं जिनको कहते हैं ओस्टियोसाइट, और ये कार्टिलेज के सेल हैं जिनको कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। क्या कहते हैं इनको? कॉन्ड्रियोसाइट। और ये सर बोन के सेल के बीच ये जो स्पेस है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये कार्टिलेज के सेल के बीच ये स्पेस है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। दिस मैट्रिक्स इज filled by but tightly filled by, maximally filled by a protein named as collagen, which is most abundantly present in the bone matrix. Almost whole space is occupied by the matrix between the bone cell. जबकि आप अगर देखेंगे कार्टिलेज के किस्से में, तो कार्टिलेज में भी कोलाजिन है, कार्टिलेज में भी कोलाजिन है, मगर आप कहेंगे सर आप देखें ना, जितनी कोलाजिन बोन के सेल के मैट्रिक्स में है उतनी कार्टिलेज में कहाँ है? हाँ बिल्कुल, ये तो मसला है। तो एक डिफरेंस ये है
कि बोन में कोलाजन ज्यादा है, इट मीन्स आप कहेंगे सर तो यहाँ पे कोलाजन कम होने की वजह से, ये देखिए ना, बोन की सेल मेम्ब्रेन और कोलाजन मैट्रिक्स वाली कोलाजन के बीच ये गैप है जो मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूं, ये वाला, ये गैप, ऐसा गैप यहाँ पे मिल रहा है आपको सेल के बाहर नहीं, तो ये गैप कहलाता है लेक्यूना। ये गैप, ये कैविटी कहलाती है लेक्यूना, जो कि कार्टिलेज में होगी, बोन में नहीं। और तो और सर यहाँ पे इतना कैल्शियम है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि बोन के मैट्रिक्स के अंदर, कोलाजन के अंदर डिपॉजिटेड हैं। और आप कार्टिलेज में देखें तो कैल्शियम और दीगर एलिमेंट मिनरल हैं ही नहीं। अच्छा, तो भाई आप कहेंगे सर कोलाजन का काम है मजबूती देना, तो कोलाजन कहाँ पे ज्यादा है, कोलाजन कहाँ पे कम है, कोलाजन कहाँ पे ज्यादा है, तो कोलाजन भी ज्यादा और कोलाजन के अंदर मिनरल्स भी ज्यादा। इन दोनों रीजन की वजह से बोन हमारे हार्ड हैं, बोन हमारे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई लचक नहीं है। और लेक्यूना होने की वजह से, कोलाजन कम होने की वजह से और साल्ट मिनरल ना होने, इन तीनों वजह से जो कोलाजन है हमारी वो बोन से सॉफ्ट है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ये बात समझ आई? गॉट दिस पॉइंट? ओके ओके। अब मैमूना बतूल भाई तो ये डिफरेंस है बोन एंड कार्टिलेज में। अब लचक, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें क्यों है समझ गए आप, लेक्यूना क्यों है समझ गए आप। क्या मैं कह सकता हूं कि लेक्यूना is an unfilled matrix present surrounded by the cell or present between the matrix and cell, सही है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक हो गया भाई। लेक्यूना is a space found outside the chondriocyte या found between chondriocyte and their matrix। तो फील्ड मैट्रिक्स कौन सी है, अनफिल्ड मैट्रिक्स। अनफिल्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज लेक्यूना। ये फील्ड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ कोलाजन। चलो भाई, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक और बात, अब आप कहेंगे सर बोन जो है जल्दी रिपेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि सर बोन को जो ब्लड है ना वो डायरेक्ट सप्लाई है, डायरेक्ट सप्लाई है ब्लड की। बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और जबकि कार्टिलेज बेचारी को ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो आप कहेंगे सर ग्रो कैसे करती है फिर सर ये जो दूर दूर वाले रीजन्स में कोई फूड वगैरह पड़ा होता है वो सेल टू सेल एब्जॉर्ब करके बेचारी जुगाड़ करती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से इस तक फूड पहुंचता है, इसको डायरेक्ट फूड पहुंचाया जाता है थ्रू द ब्लड वेसल। तो किसको फूड ज्यादा मिलेगा, जिसको ब्लड सप्लाई है, तो ये जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी रिपेयर करेगा। ठीक है। अच्छा, पानी किसमें ज्यादा है, वाटर कंटेंट किसमें ज्यादा है, वाटर कंटेंट 15 से 20% है और यहाँ पे 70% वाटर है। ठीक है, तो पानी की वजह से भी ये फ्लेक्सिबल है। ओके, कोलाजन फ्लेक्सिबिलिटी देती है या हार्डनेस देती है, कमेंट में तो बताएं मुझे। कोलाजन हार्डनेस देती है, अगर फ्लूइडिटी देती तो बोन फ्लूइडिटी सॉफ्ट होते। क्यों? क्योंकि बोन में ज्यादा है। समझ आ रही है? ठीक है, कोलाजन कम होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है। ये मुझे डाउट था कि ये उल्टा समझेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है। चलो भाई, ये हमारा हो गया। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? बोन एंड कार्टिलेज के बाद टॉपिक है आपका जिसको कहते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट
बोन के सेल के टाइप होते हैं, कार्टिलेज के सेल के भी टाइप होते हैं। वो फेडरल में है, मैं नहीं पढ़ा रहा। कि हाइलीन कार्टिलेज जो बोन के टिप पर प्रेजेंट हो उसे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं, जैसे नोज वाली, जैसे रिब्स वाली, जैसे ये बोन के टॉप पर लॉन्ग बोन, ये हाइलीन। ये कोस्टल कार्टिलेज जो है ना रिब्स पर, ये हाइलीन कार्टिलेज कहलाती है। और एक होती है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज जिसमें कोलाजन फाइबर थोड़े ज्यादा होते हैं, वो थोड़ी हार्ड होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? वो जो फाइब्रस कार्टिलेज है, वो फाइब्रस कार्टिलेज हमें मिलती है वर्टिब्रल डिस्क के अंदर, ये मैं वहां पे पढ़ाऊंगा। और फाइब्रस कार्टिलेज आपकी और कहाँ मिलती है? और आपकी मिलती है नी के प्लेट में, पटेला के अंदर, पटेला के पास जो कार्टिलेज है वहां पे। और फाइब्रस कार्टिलेज आपको मिलती है प्यूबिक सिम्फायोसिस, ये मैं जॉइंट में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद एक होती है इलास्टिक कार्टिलेज जो आपके एपीग्लोटिस में होती है, एपीग्लोटिस में होती है, ईयर पिना में होती है, सॉफ्ट। ठीक है। बोन के नहीं, ये याद ना करें, ये सिंटेक्स में नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया आपको। ठीक है। बोन के टाइप होते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक सेल। ये मैं बोन रिपेयर में पढ़ा लूंगा आपको, ये तीनों टाइप। ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं टॉपिक पर जिसका नाम है जॉइंट। जॉइंट, व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट हम कहते हैं वो पॉइंट, वो जगह जहां पे आपके हमारे बोन या फिर कार्टिलेज आपस में अटैच हो, यानी आर्टिक्यूलेट हो, यानी आर्टिक्यूलेट हो। उसको क्या कहा जाता है? बोन एंड उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट। आपस में क्या करें? आर्टिक्यूलेट करें। आर्टिक्यूलेट का मतलब है आमने सामने आ जाएं, कंबाइन हो, अटैच हो। उस अटैचमेंट वाली पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। ठीक है भाई। जॉइंट आपकी बॉडी में क्यों जरूरी है? अगर मेरी आम में, आपकी आम में, सबकी आम में ये जॉइंट नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम खाते कैसे, पीते कैसे, इधर कैसे थप्पड़ कैसे मारते? हाँ, तो बात ये है, रैपिड एंड ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए जॉइंट है। ठीक है। चलो भाई, जॉइंट हमारे तीन टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट, एक को हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। और जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं, इनको हम सूचर जॉइंट भी कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट को और हम क्या कहते हैं? सूचर जॉइंट भी कहते हैं। सूचर का मतलब है सिलाई, या इनको फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं। मैं बता रहा हूं डिटेल में। कपड़ा होता है ना, दो कपड़े, इन दोनों को सील कर लें, सिलाई कर लें धागे से, तो वो ऐसे जुड़ जाएंगे। ऐसे हमारे माथे के स्कल के बोन आपस में धागों से अटैच्ड हैं, सिलाई हुई हुई है बोन की आपस में, तो कैसे मूव करेंगे? मूवेबल हो गए ना। और सिलाई किससे हुई हुई है? फाइबर से, तो इनको फाइबरस जॉइंट भी कहा जाता है। अब भाई, इमूवेबल जॉइंट और दूसरे जॉइंट कौन से हैं? दूसरे जॉइंट हैं हाईली मूवेबल, और तीसरे हैं स्लाइटली मूवेबल। तीसरे हैं हाईली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, हाईली मूवेबल को अगर दोनों को मिला के मैं कहूँ मूवेबल तो सही है। मैं दो टाइप के कह सकता हूँ, इमूवेबल एंड मूवेबल। फिर मूवेबल के दो टाइप, थोड़े मूव करने वाले, ज्यादा मूव करने वाले। हमारे सिंध में ऐसे लिखा हुआ है, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, हाईली मूवेबल। ठीक है, तो तीन कैटेगरी भी कर सकते हैं। सुने,
इनको छोड़ें फिलहाल, इस पर तवज्जो दे दें भाई। मुझे बताएं, ये आपकी जो स्कल है, ये आपकी जो खोपड़ी है, इसमें जो बोन है वो, आज इम्तिहान भी हो जाए आपका। भाई मुझे इस बोन का नाम बताएं, कौन से बोन का, मुझे इस बोन का नाम बताएं। ये वाला जो बोन है, ये वाला फ्रंटल, वेरी गुड। इसका नाम बताएं भला, इसका नाम बताएं। ये टेम्पोरल, ये पेराइटल, ये ओसिपिटल, यहाँ पे स्फेनोइड और इथेमोइड। ओके, तो मुझे बताएं आप, ये दो बोन हैं ओसिपिटल, ये ओसिपिटल आपका पेराइटल से अटैच है, पेराइटल टेम्पोरल से अटैच है। इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है, ये ऐसे 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 धागों से बंधे हुए हैं। ये ऐसे धागों से इनकी सिलाई हुई है, ऐसे सिलाई हुई है इनकी। समझ आ रही है? समझ आ रही है भाई? तो अब कैसे मूव करेंगे? ये हो गए इमूवेबल। सिलाई हुई है तो सूचर मूव नहीं करेंगे, वही बात फिक्स्ड। और किससे सिलाई की गई है? फाइबर से, तो फाइबरस जॉइंट। बात ओके हो गई। ये नाम मूवमेंट के अकॉर्डिंग है, ये भी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम है दोनों। ये सिलाई हुई है। मुझे कमेंट में कौन बताएगा कि इन इमूवेबल जॉइंट के बीच कैविटी बड़ी होगी या नहीं? अच्छा, कैविटी कम होगी, कैविटी कम होगी या नहीं होगी? चलो एक और बात बताएं, क्या साइनोवियल कैविटी होगी? साइनोवियल कैविटी आप सबको पता है, एंट्री के बच्चे हैं, कि साइनोवियल कैविटी उसको कहते हैं दो बोन के बीच कैविटी हो, उसमें फ्लूइड भरा हुआ हो, जिससे रैपिड मूवमेंट हो। नहीं भाई, हाँ आप कह सकते हैं सर कैविटी नहीं है, बल्कि यूं कह लें इनके बीच स्पेस थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ी या थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं। तो प्रूव करेंगे कि स्पेस कहां पर है कहां पर नहीं है। बहरहाल ब्रेन के जो बोन है, इनके बीच कोई स्पेस वाला मामला नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम, वो भी सील हुई पड़ी है। एक मिनट भाई, मैं पानी पी के दिखाऊं बैठकर। हाँ भाई, तो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 3 एग्जाम्पल ले लेंगे हम। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन सा? एक एग्जाम्पल है कि स्कल के सारे बोन इमूवेबल हैं, सिवाय एक बोन के जिसका नाम है मैंडिबल। वो टेम्पोमैंडिब्यूलर जॉइंट से, समझ आ रही है? ये वाला बोन, ये वाला बोन, ये मैंडिब्यूलर बोन, ये यहाँ पे अटैच है, ये मूव करेगा, ये मैंडिब्यूलर बोन है, ये यहाँ वाला। ओके, चलो बाकी सारे का सारा स्कल, नाक के बोन मूव करते हैं? नहीं। मैक्सिला, जाइगोमेट्रिक, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड, इथेमोइड, नहीं भाई। वोमर नहीं भाई, इंफीरियर नजल कोई भी नहीं। चलो, ये सारे स्कल के बोन इमूवेबल हैं, फाइब्रस हैं, सूचर हैं। और सर आपके टीथ के बोन पहले तो बताएं, टीथ कहाँ पे अटैच हैं? आप कहेंगे सर लोअर जाज में, या आप कहेंगे अपर जाज में अटैच हैं। अपर जाज कौन से बोन की बनी हुई है? आप कहेंगे सर मैक्सिला। लोअर जाज कौन से बोन की बनी हुई है?
मैं कहूंगा मैंडिबल। चलो मुझे बताएं कि मैग्जिला और मैंडिबल के अंदर ये मैंने बनाई जाज, कौन सी जा बनाई? लोअर जाज। क्या लोअर जाज के अंदर ऐसे, क्या लोअर जाज के अंदर ऐसे 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 सॉकेट होंगे या नहीं? सॉकेट होंगे, खड्डे होंगे। इन खड्डों के अंदर ये आपके बोन के टीथ की रूट होगी, ये टीथ की रूट होगी। टीथ के ना 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं टीथ के। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक को कहते हैं क्राउन, दूसरे को कहते हैं नेक, तीसरे को कहते हैं रूट। जो रूट होती है वो मैंडिबल और मैग्जिला के गम के अंदर, सॉकेट के अंदर लगी होती है। और सर ये धागे, ये देखें धागे, ये धागे जो हैं, ये धागे इससे ऐसे सिलाई की गई है, इन धागों से, इसकी रूट की। तो बताएं, टीथ हिलेंगे, आसानी से निकलेंगे। ये गोम्फोसिस जॉइंट बन गया। ये जो गोम्फोसिस जॉइंट बन गया, ये टीथ और मैंडिबल या मैग्जिला के गम के बीच है, फाइबर से जुड़ा हुआ है। ये जो है जॉइंट कहलाएगा व्हाट? क्या कहलाएगा? इमूवेबल जॉइंट कहलाएगा सर। उसके बाद एक और इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है, जिसको हम एग्जांपल लेते हैं रेडियस और अल्ना के बीच। उसके बाद तिबिया और फिबुला के बीच। रेडियस अल्ना का आपस में, आप कहेंगे सर ये कैसे? सर देखें, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया रेडियस, ठीक है। ये उसके साथ पैरेलली अटैच है क्या? अल्ना, ठीक है। इसको मान लें रेडियस, इसको मान लें अल्ना। तो ये दोनों बोन, ये दोनों बोन ऐसे 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 ऐसे, यहां से आप कहेंगे अच्छा पैरेलली, हाँ पैरेलली, हॉरिजॉन्टली, साइड बाय साइड आपस में अटैच हैं। तो ये जो साइड बाय साइड इनका जॉइंट है, आप कहेंगे सर यहाँ तो स्पेस है, वहां पे तो स्पेस नहीं थी, यहाँ पे भी स्पेस कम थी, यहाँ पे भी कम थी, मगर यहाँ पे स्पेस है। मगर क्या इस दोनों बोन के बीच जो स्पेस है, इसे साइनोवियल कैविटी कहेंगे? नहीं भाई। तो स्पेस और साइनोवियल कैविटी में देयर इज अ बड़ा बड़ा फर्क, ठीक है। हाँ हाँ, सेंडेस्मोसिस इसको कहेंगे। चलो छोड़ें इसको। तो ये जो जॉइंट है भाई, ये जो जॉइंट है किसके बीच? रेडियस और अल्ना के बीच, इसको हम सेंडेस्मोसिस कहते हैं। ये जॉइंट, ये भी इमूवेबल जॉइंट है, और तिबिया और फिबुला के बीच भी ऐसा ही होगा। ओके, चलें आगे। अब आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट पर। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में से हमारे पास रिब्स का जो कनेक्शन है किसके साथ? स्टर्नम के साथ। आप कहेंगे सर ये रिब्स है, ठीक है, ये रिब है, ये रिब है, और ये है क्या? स्टर्नम। ये है स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम। कल पढ़ा था ना जायफाइड वाला किस्सा, ये रिब्स और स्टर्नम हो गए। अब ये क्या है? ये जो अटैच कर रही है दोनों को, ये कोस्टल कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज है? कोस्टल कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज है, बोन के टिप पर है ना, तो हाइलिन, और इसको कोस्टल भी कहा जाता है। ये आप सांस लें, लंबी सांस लें या छोटी सांस लें, थोड़ी 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 मूवमेंट हो रही है, तो ये स्लाइटली मूविंग जॉइंट है, ठीक है। ये जो कोस्टल कार्टिलेज वाला रिब्स और बोन के बीच जॉइंट है, ये जॉइंट रिब्स और स्टर्नम के बीच, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। बाकी जो मूवमेंट मैं पढ़ाऊंगा वो आपको मिलेंगे हाईली मूवेबल जॉइंट में। और चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें पढ़ेंगे हाईली मूवेबल जॉइंट, ठीक है भाई। हाईली मूवेबल जॉइंट सारी रिब्स में हैं, मगर फॉल्स में भी हैं, फ्लोटिंग में नहीं है ये।
फ्लोटिंग में है नहीं ना भाई, बाकी सारी में होगा। सर कैविटी, कौन सी कैविटी सर? कशिश है, कौन है कैविटी पूछ रही है? फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट में कैविटी है अगर साइनोवेल कैविटी नहीं है। अच्छा सुने, सुने भाई, सुन रहे हैं? पढ़ाऊं? अच्छा सुने, एक मिनट एक मिनट, बच्चे हैं बैठे। तो हाईली मूवेबल में मैं एग्जाम्पल नंबर पहला दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर में पहला दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर पहला कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर पहला कौन सा है भाई? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। तो भाई इसको क्या पढ़ाना, ये तो पढ़ा हुआ है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, हिंज ज्वाइंट पढ़ा रहा हूं भाई, हिंज ज्वाइंट, ठीक है। और तीसरा पाइवट ज्वाइंट, चौथा, चौथा है स्लाइडिंग ज्वाइंट, पांचवा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इन सब को करते हैं डिटेल में डिस्कस, ठीक है। पांचवा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पढ़ा हुआ है, सब पढ़े हुए हैं आपके, सुने फिर भी सुने भाई। मुझे इस हड्डी का कोई नाम बताए जो मैं अब बना रहा हूं। ये वाली हड्डी, ये क्या नाम है इसका? स्केप्यूला, हाँ स्केप्यूला। चलो ये स्केप्यूला है, ठीक है। अब स्केप्यूला के अंदर, स्केप्यूला के अंदर थोड़ा ऐसे ये खड्डा है, ठीक है। स्केप्यूला के अंदर थोड़ा खड्डा है, खड्डे के अंदर, खड्डा मैंने सही नहीं बनाया, एक मिनट, खड्डे को सही से बना लें। ठीक है, अब इस खड्डे के अंदर ये हमारा बोन है बड़ा वाला, ह्यूमरस, बोन है बड़ा वाला ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। हाँ भाई, ये बॉल एंड सॉकेट है। बॉल एंड सॉकेट किसको कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट कहेंगे जब दो ज्वाइंट हो, उसमें एक सॉकेट हो, ग्रूव हो, खड्डा हो, और दूसरा बोन का बाल हो। ये बाल हो गया और ये सॉकेट हो गया, वो आपस में कनेक्ट हो एक साइनोवियल कैविटी से। साइनोवियल कैविटी यानी ये जो कैविटी है इसको साइनोवियल कैविटी कहेंगे, और इसका नाम भी है, तो हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, ग्लेनोइड कैविटी भी कहते हैं इसको। साइनोवियल फ्लूइड है इसीलिए साइनोवियल कैविटी भी कहते हैं। तो ये जो ज्वाइंट है इसे हम बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। जहां पे भी बॉल एंड सॉकेट होगा वहां पे मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में होगी, इधर उधर नीचे ऊपर 360 एंगल में मूवमेंट होगी। एक एग्जांपल आपका बॉल एंड सॉकेट का हो गया शोल्डर वाला, और किसके बीच है आप देख लेंगे, स्केप्यूला और ह्यूमरस के बीच। बाल किसका है? ह्यूमरस का। सॉकेट किसका है? उसका। और अब आप दूसरा बताएंगे कि सर हमने कल देखा था कि जो इनोमिनेट बोन है, इनोमिनेट बोन में भी खड्डा है, और जो इनोमिनेट का खड्डा है उस इनोमिनेट के खड्डे के अंदर भी हमें नजर आता है कि
एक बोन है जिसका बाल अटैच है, जिसका बाल अटैच है, और ये बड़ा वाला बोन है, फीमर नाम है, ये इनोमिनेट बोन है। ठीक है, ये भी इनोमिनेट बोन और फीमर के बीच ये भी बाल एंड सॉकेट है। अच्छा मुझे बताएं, ये दोनों हाईली मूवेबल जॉइंट है, मगर इन दोनों में से इस बॉल एंड सॉकेट और इस बॉल एंड सॉकेट में से हाईली मूवेबल दोनों में से कौन सा है? शोल्डर वाला। इसमें कैविटी क्या होगी? इसमें कैविटी जो होगी उसे कहते हैं एसीटाब्यूलम। एसीटाब्यूलम ये भी साइनोवियल जॉइंट है, हाईली मूवेबल जॉइंट है। भाई सुनिए, दूसरा जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट उसे कहेंगे, हिंज जॉइंट उसे कहेंगे जो जॉइंट मूवमेंट करने दे बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, दो डायरेक्शन जो मूवमेंट करने दे उसे कहते हैं हिंज जॉइंट। दरवाजा देखा होगा, दरवाजे में हिंज लगे होते हैं लोहे के, वो दरवाजे को खुलने और बंद करने में हेल्प करते हैं और फर्दर खुलने नहीं देते, फर्दर बंद नहीं होते। ये हमारा जो जॉइंट है ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ये जहाँ तक आ गया, ये बाकी कोई ये मूवमेंट कर रहा है। ऐसे नी पे आप देखेंगे, नी वाला जो है ये नी आगे पीछे आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है नी। तो ये जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पे है भाई? एल्बो वाला, एल्बो वाला और नी वाला इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, इससे ये हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट आपका ये हो गया। क्यों मूवमेंट नहीं होने दे रहा? तो आप कहेंगे सर ये जो बोन है ना, ये वाला जो बोन है, ऐसी इसकी कैविटी है। ठीक है, तो ये इसमें पड़ा हुआ है रेडियस का बॉल। तो ये अब बताएं ये पीछे हो सकता है? देखिए इसकी अरेंजमेंट देखिए ना, इस बोन की इसकी अरेंजमेंट देखें, ऐसे है कि ये नीचे नहीं होने दे रहा। ये बड़ा फीमर का ये नीचे से पोर्शन बड़ा है जो रेडियस को नीचे नहीं जाने देता, इसलिए रेडियस नीचे नहीं जा सकता, ये ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, ऐसे यहाँ तक ये। और नी के अंदर भी ऐसा नी केप लगी हुई है जो वो बस ऊपर नीचे मूवमेंट होगी और नहीं होगी। तो ये हिंज जॉइंट है आपका। दोनों पाइवट जॉइंट हम उसे कहेंगे जो जॉइंट मूवमेंट करे बॉल एंड सॉकेट वाली, रोटेशन करे, रोटेटरी मूवमेंट करे, मगर ये 360 एंगल पर, और ये जो मूवमेंट करेगा हाफ रोटेटरी मूवमेंट करेगा। मुझे बताएं, ये जो हम मुंडी हिला रहे हैं ये वाली और ये जो जॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये पाइवट जॉइंट है। और ये बताएं ये कौन सा जॉइंट रहा इस मूवमेंट के हवाले से? हिंज। मगर इसको पकड़ लें और इधर ये देखें, ये रोटेशन कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, देखें आप, ये रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये एल्बो हिंज भी है, पाइवट भी है। अकॉर्डिंग टू रोटेटरी मूवमेंट ये पाइवट है, बैक फोर्थ के हवाले से ये हिंज है। रोटेटरी भी कर रहा है मगर क्या 360 एंगल पे कर रहा है, नीचे ला के देखें इसको तो पता चले इसका नहीं ना। तो ये बॉल एंड सॉकेट नहीं है, मगर तो दोनों में आएगा। तो आपके बुक में पाइवट के 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पाइवट के आपके बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक का नाम दिया गया है क्या? एक का एल्बो एग्जाम्पल दिया गया है एक में। आज अपलोड कर, सेकेंडरी ग्रोथ वाला अपलोड कर यहाँ पे। हाँ, एक एल्बो और एक आपका एग्जाम्पल दिया गया है स्कल। अब एल्बो तो हो गया, स्कल मुझे बताएं ये किसके बीच है? आप कहेंगे सर एटलस वर्टिब्री और ओसिपिटल बोन, इन दोनों के बीच है ना। ये क्लियर है, कल भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि हमारी जो स्कल है इन पर खड़ी हुई है, 2 कोंडाइल हैं। तो ये दो कोंडाइल की वजह से हम मुंडी हिला रहे हैं, और मुंडी हिलाने वाला जो है पाइवट जॉइंट है। मैंने ये भी पाइवट कहा है ना, एंकल वाला भी पाइवट कहा, मगर ये पाइवट में कंसीडर करेंगे, मगर सिंध वाले ने इनको रखा है स्लाइडिंग में। तो मैं स्लाइडिंग में पढ़ाऊंगा और बता दूंगा कि अगर ऐसा ऑप्शन आए तो
हम पाइवट भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। तो स्लाइडिंग जॉइंट उसको कहते हैं भाई। देखें ये बोन है 4 और इनके ऊपर 4 और बोन है। बताएं ये कौन से बोन है? 4 और 4 8, 2 लाइनों में बताएं। आप कहेंगे सर ये वाले कार्पल। तो भाई ये हाथ इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, पीछे हो रहा है, आगे हो रहा है। ये जो मूवमेंट हो रही है ये कैसे हो रही है? अगर मैं एग्जांपल देता हूं मोबाइल का, ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें पीडीएफ है 100 पेजेस की। अगर इसको हम ऐसे टच करेंगे तो कौन सी स्लाइड आ जाएगी? दूसरी। फिर उसको टच करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो स्लाइड पे स्लाइड आ रही है, एक स्लाइड जा रही है उसकी जगह और ले रही है। जब आपके बोन एक बोन अपनी जगह छोड़ के चला जाए, उसकी जगह दूसरा ले ले, यानी ये बोन कैसे मूव करवा रहे हैं? अपनी जगह छोड़कर दूसरा उसको धक्का दे रहा है। तो ये बोन मूव कर रहे हैं सारे के सारे, लोकेट चेंज कर रहे हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। इसको हम स्लाइडिंग मूवमेंट कहेंगे। और स्लाइडिंग मूवमेंट के एग्जांपल आपके पास 2 हैं। एक एग्जांपल है आपके रिस्ट वाला और दूसरा एग्जांपल है आपके पास एंकल वाला। ठीक है, ये स्लाइडिंग मूवमेंट है। बाकी ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं हम जब एक बोन और दूसरा बोन या बहुत सारे बोन मूव करें। और मूव कैसे करें? उनके बीच एक कार्टिलेज हो, उस कार्टिलेज को कंप्रेस करके, उस कार्टिलेज को दबाव देकर मूव करें, कार्टिलेज को कंप्रेस करके मूव करें, तो उसे हम कहेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट। बताएं कमेंट में ये कहां पर होगी? बताएं कमेंट में, तो मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री में भाई आप नीचे जा रहे हैं, आप पीछे नीचे जा रहे हैं, साइड हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। ये क्यों? अगर बीच वाली कार्टिलेज ना, ये समझ लें ये फोम है, ये फोम है। जब आप आगे आ रहे हैं, जब आप ऐसे हो रहे हैं, तो ये जो बोन है ये वाला, ये ऐसे यहाँ पे आ रहा है ना, इस कार्टिलेज को कंप्रेस कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है। सारे बोन ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो कंप्रेशन कर रहे हैं आगे से कार्टिलेज को। आई होप समझ गए होंगे। और जब पीछे जा रहे हैं तो वो ऐसे, वो ये बिलावल वाली बात, जब बारिश आता है तो पानी आता है, समझ जाए ना भाई। आगे चलना है तो आगे से कंप्रेशन होगी। हाँ ओके। तो ये जॉइंट आपके हो गए ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये जॉइंट आपके यहाँ पे पूरे आजकल आसमान से तिलाब गिरता है, अस्तगफिरुल्लाह। सर इनोमिनेट जॉइंट इज आल्सो अ पेल्विक जॉइंट। हाँ बिल्कुल, टेस्ट यहाँ तक देना प्लीज प्लीज प्लीज। चलो भाई हो गया, टेस्ट आपकी जॉइंट तक होगी, आगे नहीं होगी। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हैं। चलो आगे, अब टॉपिक कौन सा है बताएं, बताएं कमेंट में बताएं टॉपिक कौन सा है। डिसऑर्डर। चलो डिसऑर्डर को छोड़ दें, बोन रिपेयर पढ़ लें, बोन रिपेयर पढ़ लें। डिसऑर्डर बड़े हैं अब नहीं होंगे, बोन रिपेयर पढ़ लें, छोटा सा टॉपिक है। सुनिए भाई मुझे ये बताएं कि ना पीछे बहुत एडवांस है। चलो देखेंगे टेस्ट को। अब आपके जो सिंध है ना, उसमें बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है बोन रिपेयर, मगर मैं थोड़ा आपको थोड़ा एडवांस में बता रहा हूं। सुनिए भाई, ये है आपकी हमारी हड्डी, ठीक है सर। ये हड्डी यहां से टूट गई, ये हड्डी यहां से हैज गॉन। तो भाई हड्डी टूट गई, टूटने को क्या कहते हैं बताएं? टूटने को कहते हैं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। सिंपल का मतलब है जस्ट हड्डी टूटी है, हड्डी के अलावा आपका जो गोश्त मांस है वो फटा नहीं है, ठीक है। या हड्डी टूटने की वजह से या रिब्स टूटी है
ट्रिप्स की वजह से हार्ट को कुछ नहीं हुआ, लंग्स यानी नेबरिंग पार्ट को कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट हड्डी टूटी है आसान तरीके से, तो इसे कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। ठीक हो गया भाई, सिंपल फ्रैक्चर। चलो भाई, अब सिंपल फ्रैक्चर में आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, सुने, आपके बुक के अकॉर्डिंग बुक वाले ने आपको बताया कि डॉक्टर क्या करेगा। डॉक्टर क्या करेगा सिंपल फ्रैक्चर या जो भी फ्रैक्चर हो उसके केस में। फ्रैक्चर के केस में कभी हम पेशेंट को ले जाते हैं डॉक्टर के पास, कभी वो नहीं होते जो जो बाहर से बोन को फिक्स करते हैं, कभी उनके पास ले जाते हैं। तो सिंपल फ्रैक्चर में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे भी हो जाए तो वो क्या करेगा, बोन को सीधा करके रखेगा, लगाएगा, देखेगा भाई, अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाएगा, एक्सरे करवाएगा, वो वही जो ज्यादा तकलीफें देते हैं, ठीक है, बोन को सीधा करके रखेगा और प्लास्टर वगैरह बांध लेगा उस आर्म के, उस बोन के अराउंड, ठीक है, कहेगा जाओ भाई मूवमेंट नहीं करना, 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद, वैसे तो 3 महीने लगते हैं, 2-3 मंथ लग जाते हैं, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा नहीं मारेगा, सुनिए सुनिए, अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है, ज्यादा मसला है, तो हम नहीं जा सकते ऐसे आदमी के पास जो ऐसे टेढ़ा मोड़ा करके सीधा करके कहे जाओ भाई प्लास्टर लगा के। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे, वो सर्जरी करेगा, कट करेगा, हड्डियों वाला डॉक्टर होगा, मगर वो कट करेगा, गोश्त को काटेगा, हड्डी नजर आएगी, फिर वो ही यही काम करेगा, हड्डी को आमने सामने रखेगा, और हड्डी को आमने सामने रखने के बाद हड्डी इधर उधर ना हो जाए, हड्डी इधर उधर ना हो जाए, यहाँ पे क्या करेगा, एक प्लेट लगा देगा, एक प्लेट, लोहे की प्लेट, स्टील की प्लेट लगा देगा, जिसमें स्क्रू होंगे, वो स्क्रू जो है वो ऐसे बोन में फिक्स कर देगा। इसका फायदा बताएं, इस प्लेट लगाने का फायदा, लोहे की प्लेट रॉड लगाने का फायदा, फायदा ये कि आप इधर उधर हड्डी को करेंगे। जब हड्डी डॉक्टर ग्लू या सीमेंट नहीं लेके बैठा होता, ये हड्डी को आपस में सामने लाकर वो सीमेंट लगा देता है, हड्डी जुड़ जाती है, नहीं भाई, डॉक्टर का काम है हड्डी को आमने सामने सही तरीके से अलाइन करना, पोजीशन देना, फिक्स करना, फिर हड्डी लिविंग है, बोन लिविंग है, ये ग्रो करके आपस में जुड़ जाएंगे, ग्रो करके आपस में जुड़ जाएंगे, खुद ग्रोथ करेंगे, केलस बनाएंगे, ये वो मैं प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा आपको। चलो, तो ये इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इसको फिक्स करने के लिए डॉक्टर ने प्लेट लगाई, रॉड लगाई। उसके बाद जो गोश्त होगा, मसल्स होंगी, वो देगा, फिर उनकी सिलाई करेगा, ठीक है। अगर ये थाई बोन है तो देखें ये थाई बोन है, ये गोश्त यहाँ पे इसको सिलाई करेगा, या उस साइड है तो उस साइड, ठीक है, जो साइड कटी हुई होगी सिलाई करेगा। उसके बाद भाई ये डॉक्टर भी नहीं छोड़ेगा, ये भी प्लास्टर लगा देगा, और प्लास्टर लगाने के बाद आपको कुछ दवाई देगा जिसमें पेन किलर होंगे, ताकि एक हड्डी टूटी है तो भाई पेन तो ना हो, और ग्रोथ करने के लिए कुछ दवाई देगा जिसमें विटामिन डी वगैरह लाजमी होंगे, बोन की ग्रोथ करनी है, और आपको रेस्ट करने के लिए कहेगा। ऐसे नहीं कहेगा आज हड्डी टूटी है कल जाओ भाई काम करो, घूमो फिरो, गाओ नाचो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट करने के लिए कहेगा, बस कुछ टाइम के बाद 2 मंथ के बाद हड्डी आपकी जुड़ जाएगी, जुड़ने के बाद ये प्लास्टर सारे उतर जाएंगे, प्लास्टर उतरने के बाद 1 साल गुजर जाएगा, उसके बाद ये जो प्लेट लगी हुई है तकरीबन मिनिमम 10-12 मंथ के बाद ये प्लेट फिर से कट लगा के, फिर से ये प्लेट निकाल कर, फिर तो बोन जुड़ गया होगा ना टाइटली, ये प्लेट निकाल दी जाती है, ठीक है। पहले डॉक्टर इतने नहीं थे टैलेंटेड, अब माशाल्लाह एडवांस आ गया है सिस्टम। अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है, बोन ज्यादा यहाँ से यहाँ तक टूट गया है, तो डॉक्टर ऐसा भी करते हैं। कैसा करते हैं डॉक्टर एक जगह से हड्डी टूटी है दूसरी जगह से भी तोड़ देते हैं। इसका फायदा पता है क्या है, एक जगह से टूटी हुई है, ये 2 और जगहों से तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डी को
जब आप हड्डी को आमने सामने रखेंगे तो वो ग्रो करेगी। भाई अगर आपकी बोन फ्रैक्चर होने से हड्डी छोटी हो गई है, इट मीन्स टांग आपकी एक छोटी एक बड़ी ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी, तो टांग को बराबर करने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, 2 और जगहों से तोड़ देगा। इससे फायदा ये होगा, ये ग्रो करेगी, ओरिजिनल साइज पे पहुंच जाएगी। जो हड्डी टूट गई है, जो खराब हो गई थी, उसकी साइज रिटेन हो जाएगी वापस। तो ऐसा भी करते हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर का मर्जी, डॉक्टर की मर्जी है। आप हो जाएंगे इंशाल्लाह, इससे भी अच्छे वाले ऑपरेशन करेंगे, लकीर के फकीर डॉक्टर ना बनेंगे आप इंशाल्लाह। ये बोन फ्रैक्चर है भाई। बाकी फेडरल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आपके सामने अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे इमरजेंसी वाली बातें हैं कि भाई पेशेंट को सही पोजीशन पर लेटाएंगे। पेशेंट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एक रस्सी वगैरह बांधेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो उससे ऊपर, और बर्फ लगाएंगे वहाँ पर ताकि ब्लीडिंग ना हो। और वहाँ से पेशेंट को ना उठाएंगे जहाँ पे हड्डी ये टूटी हो, आप हाथ भी वहाँ से लें और बेचारा किराए करे इतनी से, ऐसा नहीं करेंगे। ये फेडरल में चीज़ें, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओनली बोनी केलस क्या है, बोनी केलस क्या है ये बता दूं, बोनी केलस बताऊं, सब कह रहे हैं है काम की चीज है, इसके लिए 4 पॉइंट और बतानी पड़ेंगी। सुने बस 2 मिनट और सुने भाई। ये हड्डी यहां से गई टूट, ये हड्डी यहां से टूट गई, ठीक है। अब हड्डी टूटने पर 4 स्टेप होते हैं बोन को रिपेयर करने के लिए, 4। ये 4 सुन लें गौर से। पहले तो भाई अगर हड्डी टूटी है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है अंदर वो नहीं टूटी, वो भी टूट गई हैं। टूट गई हैं तो इन ब्लड के अंदर ब्लड रह रही है या ब्लड ब्लीड हो रही होगी, ब्लड ब्लीडिंग हो रही होगी। तो ये सारे का सारा हड्डी भी टूट गई है और यहाँ पे ये ब्लड बह गई है। तो ब्लड बहने से ये क्लॉट बन गया है। ब्लड जो ब्लड वेसल से निकलती है तो क्लॉट बन जाती है, कोगुलेट हो जाती है या रिमेन फ्लूइडिटी में रहती है, जम जाती है ना। तो ये ब्लड के बहने को हम क्या कहते हैं, ब्लड के बहने को हम कहते हैं हेमरेज। हेमरेज और ब्लीडिंग में फर्क है भाई। हेमरेज का मतलब है अंदर जो ब्लीडिंग हुई है वो इस ब्लड से बाहर निकली है, स्किन से बाहर ब्लड नहीं निकली। अगर ब्लड से भी बाहर निकले और स्किन से भी बाहर निकले तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं। तो एक्सटर्नल हेमरेज को हम ब्लीडिंग कहते हैं। अब मैं पूछूं, अगर हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन की एक ब्लड वेसल टूट जाए तो ये हेमरेज कहलाएगी या ब्लीडिंग कहलाएगी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहलाएगी, ये हेमरेज कहलाएगी, ठीक है। तो हेमरेज हो गई, 1-2 हड्डी टूटी, दूसरी ब्लड भी क्लॉट हो गई। अब ये जो है ये सारा मास बन गया ब्लड के कोआगुलेशन का। इस सारे के सारे हेमरेज जो ब्लड निकल कर इकट्ठे हो गई, इसको हम कहते हैं हेमोटोमा। तो हम कहते हैं हेमोटोमा मतलब ब्लड का बड़ा वाला क्लॉट। अब पहला स्टेप है हेमोटोमा बनना। अब यहाँ पे ब्लड आएगी, ज्यादा ब्लड आएगी, इट मीन्स WBC आएंगे और RBC आएगी, और मतलब WBC आएंगे, WBC से हेमोटोमा को खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो WBC का काम क्या हुआ, ये जो ब्लड बह गई है, क्लॉट बन गया है, इनका सफाया करना। तो ये WBC आए और ये WBC ने सफाया कर लिया किसका, क्लॉट का सफाया कर लिया। और एक बात आपने याद रखनी है, एक सेल होता है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन का सेल होता है, मगर उसका काम होता है बोन के डैमेज सेल को खा जाना। मुझे बताएं, ये जो सेल्स हैं यहाँ पे, यहाँ से तो कट लग गया, अब ये सेल सारे के सारे नॉर्मल होंगे या कुछ टूटे फूटे होंगे, कुछ टूटे फूटे होंगे। तो जो टूटे फूटे सेल्स हैं ये वाले, इनको खा जाना चाहिए। तो खा जाने के लिए यहाँ पे एक सेल होता है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, WBC ने हेमाटोमा को खाया और ऑस्टियोक्लास्ट ने इन टूटे फूटे सेल्स को खा लिया। अब फ्रेश सेल बच गए हैं। अब ब्लड आई है, ब्लड आ गई है, मतलब फूड आया है, न्यूट्रिएंट आया है, मिनरल आए हैं, ऑक्सीजन आई है, सारी चीजें आई हैं ग्रोथ करने के लिए। अब ग्रोथ करेगा, ये बोन के सेल जो हैं, ये बोन के सेल यहाँ पे ऐसे ग्रो करके नए नए सेल बनाएंगे, नया नया मांस बनेगा। अब भाई ये नया नया जो मांस बनेगा, मुझे बताएं इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे केलस। केलस सॉफ्ट होगा या डायरेक्ट हार्ड होगा, ये केलस
इसमें डायरेक्ट मिनरल डिपॉजिट होंगे, मैट्रिक्स भरी हुई होगी, या पहले नया केलस होगा जो सॉफ्ट केलस होगा। इट मींस ये जो सॉफ्ट केलस है ये सेल्स हैं बोन के, मगर विदाउट मैट्रिक्स या विद मैट्रिक्स, कमेंट में बताएं। विदाउट मैट्रिक्स तो इनको कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट, नए सेल, इमेच्योर सेल। तो ये सॉफ्ट केलस बना है। अब सॉफ्ट केलस ये मिनरल डिपोजिशन होगी, मिनरल डिपोजिशन होगी, मैट्रिक्स बनेगी, कोलाजन बनेगी। तो मुझे बताएं ये केलस क्या बनेगा जब कोलाजन बन जाए मैट्रिक्स में, फिर ये मिनरल्स आ जाएं तो ये हार्ड बन जाएगा। तो ये हार्ड केलस या बोनी केलस, बोनी केलस बन गया। और ये जो सेल थे इमेच्योर ओस्टियोब्लास्ट, ये कन्वर्ट हो गए ओस्टियोसाइट में, ये बन गए ओस्टियोसाइट। ठीक है, ओस्टियोसाइट यहाँ पे मेच्योर सेल। अब आखिरी स्टेप है कौन सा भाई, रंधा तो लगाना है ना, सफाई तो करनी है ना। देखें ये जो केलस बना हुआ है ये क्या सही सही बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि जैसा बोन ओरिजिनल था वैसा ही नहीं भाई, फॉल्ट है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये कट करनी है। तो फिर एक सेल आएगा जिसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट वो क्या करेगा, वो ये बाहर जो सेल्स हैं, जो बाहर एक्स्ट्रा सेल्स हैं उनको खा जाएगा, उनको खा जाएगा। ये जो बाहर सेल्स हैं उनको खा जाएगा और बोन जैसा था वैसा का वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो बोन कैसा बन गया, जैसा था सीधा, एक्स्ट्रा सेल्स खा गया। इसे कहेंगे रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग। ये 4 स्टेप हैं बोन के रिपेयर करने के, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है। आपने बोनी केलस पूछा तो मुझे बताना पड़ा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। विश यू ऑल द बेस्ट। सर 4 टाइम्स कौन सा क्वेश्चन किया, साहिल बताएं, अभी बताएं कौन सा क्वेश्चन किया आपने जिसकी मैंने रिप्लाई नहीं दी है।